ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सभी भी अपनी असाइनमेंट्स खोलो। असाइनमेंट नंबर 1 आपके अटैच्ड है ना असाइनमेंट्स ओएमसी के, देखे आप में से किसी ने? सेम है, यही वाले है ना उसमें भी, देखिए आपने 29 फर्स्ट असाइनमेंट 29 क्वेश्चंस और नेक्स्ट वाली में 1 2 है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ओपन अप योर असाइनमेंट, ओएमसी असाइनमेंट नंबर 1। शुभम सॉल्व किया अपने असाइनमेंट ओएमसी के? अमित, अर्शदीप? मैम फर्स्ट तो होगी कंप्लीट मैम, सेकंड वन रह रही है थोड़ी। सेकंड क्या बोल रहे हो शुभम? मैम फर्स्ट तो हो गई है कंप्लीट, सेकंड रह रही है मैम फर्स्ट थोड़ी। आप सब सेकंड करिए। अमित आपने की है फर्स्ट असाइनमेंट? किस किस ने सिर्फ फर्स्ट की और सेकंड नहीं करी? अभी तक क्यों नहीं की सेकंड? ओके, सो टुडे विल डिस्कस ओनली फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है? बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि मैं आज डिस्कस करूं और आधे स्टूडेंट्स ने की ना हो। ऑनलाइन भी नहीं लग रहा कोई, दे आर नॉट रिप्लाइंग, सो आई डोंट थिंक दे हैव डन इट। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकंड असाइनमेंट भी की है और उनके डाउट्स हैं तो आप मेरे से नीचे आके पूछ लेना, ठीक है? क्लास में मैं तभी डिस्कस करूंगी जब सारे कर देंगे, बट और ज्यादा दिन नहीं देने वाली हूँ मैं, ठीक है? फिर अब जो हमारा लास्ट क्लास इस वीक होगा फ्राइडे को, तब हम असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट डे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सभी सुन लो, असाइनमेंट नंबर 2 के क्वेश्चंस जो है अप टिल फ्राइडे यू हैव टू सॉल्व देम, ओके? फ्राइडे को असाइनमेंट नंबर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, उसके बाद फिर मैं आपके डाउट्स नहीं लूंगी। ऐसे वो स्टूडेंट सफर करेंगे जिन्होंने असाइनमेंट्स करनी है। हाँ जी बताओ, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, एनी डाउट? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में डाउट है? फिफ्थ, थर्ड में भी है? थर्ड में डाउट है? complex in which the organic ligand is having only sigma bond with the metal, ठीक है? तो बस आप देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या गिवन है, मतलब जिसमें लिगेंड और मेटल के बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, वो ये बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इन विच द ऑर्गेनिक लिगेंड, ठीक है, इज हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड विद द मेटल। तो जब हम टंगस्टन के साथ CH3 का कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो CH3 इज एल्काइल सिस्टम, है ना? इट इज अ रेडिकल टाइप सिस्टम एंड इज अ वन इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज फेरोसीन। फेरोसीन मतलब जिसमें आपके पास साइक्लोपेंटाडाइईन रिंग्स होंगी, ठीक है, और वो आयरन के साथ अटैच्ड होंगी, ईटा 5 मोड में ये अटैच्ड होता है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, ये वाली जो हमारे पास CP रिंग है, इसमें एक तो आपके पास डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगी ये वाली कार्बन, ठीक है, बाकी के जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं वो जाएंगे। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है लिगेंड से मेटल की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज दैट द लिगेंड इज हैविंग अ पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी विद द मेटल, ठीक है ना? तो इसमें सिग्मा बॉन्डिंग सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है लिगेंड और मेटल के बीच में, ठीक है, बट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो सिर्फ हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसी में सिग्मा बॉन्डिंग प्योर होगी। बाकी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, जियस सॉल्ट, है ना? इसमें हमारे पास एल्कीन प्रेजेंट है, प्लैटिनम के साथ 3 तो क्लोरीन है, उसके बाद क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो फिर से इसमें क्या हो गया, जियस सॉल्ट में C2H4 लिखा हुआ है ना वहां पे, दैट मींस एल्कीन इज प्रेजेंट। तो ये भी क्या करेगा, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लैटिनम की तरफ शिफ्ट कर देगा। और लास्ट कॉम्प्लेक्स में कौन सा लिगेंड है, हाँ बेंजीन, है ना? बेंजीन भी में क्या होंगे, डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो भी रुथेनियम की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है? क्लियर हो गया दीक्षा? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ, यू हैव टू
You have to identify the order according, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, कल किया है हमने ये। देखो क्या है क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। कौन से कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं, जिनमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होती या कम होगी। तो आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। सबसे पहले तो ये चेक करो कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो ही ना, और जिसमें अगर बीटा हाइड्राइड्स हैं तो किसमें टेंडेंसी एलिमिनेट होने की ज्यादा। अच्छा नहीं, हमने ये वाला नहीं किया था। जैसे कल हमने क्या डिस्कस किया था, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनाए जाते हैं बाय वेज ऑफ सप्रेसिंग बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था, एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। की बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं तो भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। दूसरा, इफ दी ब्रिज हेड पे एल्कीन बनती है तो वो अनस्टेबल। इसके बाद कोई क्या था पॉइंट, नहीं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। ठीक है, ऐसे करो आप साथ साथ को लिख ही लो आज, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये उसी का क्वेश्चन है, बीटा हाइड्राइड। आपने भी पढ़ा था कि the formation of monopony in the steric or energetic। हाँ, तो वो ब्रिजहेड वाला ही पॉइंट है ना, कि वो जो एल्कीन बन रही है दैट इज स्टेरिकली एंड एनर्जेटिकली अनफेवरेबल। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास क्या है, राइट डाउन, इफ द बीटा इफ द ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स, if the organometallic complex having the beta hydrogen is excessively sterically hindered, then the possibility of sin elimination is largely reduced. Then the possibility of sin elimination is largely reduced. Hence tendency of beta hydride elimination decreases. Hence tendency of beta hydride elimination decreases. तो इसमें हमने क्या लिखा है, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास बहुत सारे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, एक्सेसिवली स्टेरिकली हिंडर्ड। तो अगर ऐसे हिंडर्ड सिस्टम्स होंगे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कैसी होती है, सिन होती है ना। जो ऑर्गेनिक एलिमिनेशन होती है वो एंटी होती है। तो सिन एलिमिनेशन मतलब कि जहां पे अगर ये हमारे पास एक कार्बन है, उसके पास यहाँ मेटल है, तो दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन इस साइड पे आमने सामने होने चाहिए, तभी वो क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। अदरवाइज एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इस कॉम्प्लेक्स में हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 36, right? You have, this is alpha carbon, this is beta carbon। ये जो CH3 है ये सारे बीटा है ना। क्रोमियम के साथ पहली कार्बन अल्फा 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 एंड अल्फा, अल्फा के साथ जो जो CH3 यूनिट्स अटैच्ड है ऑल ऑफ देम दे आर बीटा, है ना। तो देयर आर 36 बीटा हाइड्रोजन, बट यहाँ पे एक भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या है हमारे पास, देखो अगर ये मेरे पास बीटा कार्बन है, ठीक है, अब यहाँ मतलब एक तो हाइड्रोजन आपको यहाँ से एलिमिनेट करना है, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो एक ये कैसा सिस्टम होगा, टेट्राहेड्रल सिस्टम होगा। इसमें यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन आएगा, उसके यहाँ पे सामने कोई मेटल प्रेजेंट नहीं है, सिन नहीं बन पा रहा ना। फिर यहाँ एक हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट होगा, तो इस साइड पे हमारे पास कोई मेटल नहीं है, तो आगे चला जाएगा ना यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अगर ये क्रोमियम कार्बन बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है तो बिल्कुल इसके सामने कोई हाइड्रोजन ऐसे आए, ऐसे कोई हाइड्रोजन पॉसिबल आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन आ गया।
फिर वो कार्बन के आगे हाइड्रोजन बनेंगे, टुवर्ड्स में, अवे में और एक इन द प्लेन में। समझ रहे हो कि हमें तो क्रोमियम कार्बन बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है, ये आपका क्रोमियम कार्बन बॉन्ड, यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है तो इसके सामने हाइड्रोजन होना चाहिए, यस और नो। अगर यहाँ क्रोमियम कार्बन बॉन्ड है तो इसके सामने हाइड्रोजन आना चाहिए, पर वो हाइड्रोजन आ ही नहीं पाएगा, यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एक बाहर निकलेगा, एक बोर्ड की बैक साइड पे जाएगा, और एक इन द प्लेन में अगर जो जाएगा वो इस साइड पे जाएगा, क्योंकि अंदर क्या है, क्राउडिंग है, स्पेस ही नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे बीटा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं होगा जो इसके सिन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सिस्टम दिखेगा जिसमें बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, तो उस टाइम पे बीटा एलिमिनेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, इनफैक्ट खत्म ही हो जाते हैं, बिकॉज कोई बीटा हाइड्रोजन आ ही नहीं पाता सिन में। अब आपको कैसे पता चलेगा स्टेरिकली हिंडर्ड है कॉम्प्लेक्स क्या नहीं? ये कौन सी मोइटी है? दिस इज टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, है ना। ऐसे आइसोप्रोपाइल क्या हो जाता है, बस इसमें एक हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दैट विल बी योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये वाले जो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक में, दे आर हाईली बल्की इन नेचर, वेरी मच स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक है, जो आपका टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप ये वाला ग्रुप है, इसको हम पता है क्या बोलते हैं? एलिफेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इट इज वेरी बल्की इन नेचर। ओके, तो इनमें स्टेरिकली ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हिंडर्ड होते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या है, इसको नोट भी कर लो और फिर क्वेश्चन करो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको असाइनमेंट्स नहीं मिले, अलावा जो आज न्यू स्टूडेंट आया उसके? सबके पास? ठीक है, तो आप नीचे संतोष मैम को बोल देना कि मुझे ओएमसी की सेकंड असाइनमेंट, ठीक है, और आप ओएमसी 1 और 2 दोनों कलेक्ट करके जाना। ठीक है, सुप्रीत देखो वहां से क्वेश्चन है उनके पास असाइनमेंट, देखो क्वेश्चन ट्राई करके देखो। इट्स योर 5th क्वेश्चन। आंसर तो वैसे आपको एक बार में बदल देगा। करो, हो गया? डी, उन्होंने क्या बोला? ऑर्डर डी डॉग या बी बैट? डी क्यों आएगा? उन्होंने क्या पूछा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? जिसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रही है आसानी से। तो जो आपका डी है उसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल किसको बोला हुआ है? टाइटेनियम टेट्रामिथाइल को। तो टेट्रामिथाइल में क्या बीटा हाइड्रोजन है? नहीं, तो वहां तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो सकती, वो अनस्टेबल नहीं होगा इतना। जो आपका टाइटेनियम टेट्रा इथाइल है उसमें वो सबसे अनस्टेबल नहीं होगा। टेट्रा इथाइल मतलब CH2 देन CH3, ये सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टाइटेनियम में इधर ड्रॉ कर सकती हूँ, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, टाइटेनियम के सामने हाइड्रोजन है, स्टेरिकली हिंडर्ड भी नहीं है, आमने सामने भी है, सिन एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा?
जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, नंबर 1। दूसरा, स्टेरिकली हिंडर्ड ना हो, है ना, और आपस में सीन एलिमिनेशन पॉसिबिलिटी हो। तो ये तो इथाइल को देख के ही आपको पता लगना चाहिए कि इथाइल में सीन एलिमिनेशन होता है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो बाकी के कॉम्प्लेक्सेस हैं क्या है, यू हैव टाइटेनियम के साथ CH3, तो ये तो सिर्फ अल्फा पोजीशन है, इसमें बीटा एलिमिनेशन नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल सिस्टम कौन सा होता है, टाइटेनियम CH, ठीक है, देन यू हैव CH3, देन अगेन यू हैव CH3, ठीक है। तो इसको मैं इधर कर देती हूँ, यहाँ पे यू हैव हाइड्रोजन एंड CH3। तो इसमें बीटा हाइड्रोजन है 1 and 2, बट स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है। तो मिथाइल में बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं है, आइसोप्रोपाइल में बीटा हाइड्रोजन है पर वो स्टेरिकली हिंडर्ड है। और लास्ट क्या था आपके पास, टाइटेनियम के साथ CH2 फिनाइल, तो इसमें क्या बीटा हाइड्रोजन है, देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन एंड मोरओवर दिस विल बी स्टेरिकली हिंडर्ड आल्सो, ठीक है। तो इन तीन चीजों में फर्क समझो, यहाँ पे तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ बीटा हाइड्रोजन है पर स्टेरिकली हिंडर्ड है, और इसमें ना तो बीटा हाइड्रोजन है और कॉम्प्लेक्स साथ साथ स्टेरिकली हिंडर्ड भी है। तो सबसे ज्यादा देखो स्टेरिकली हिंडर्ड होने से और क्या फायदा होता है कॉम्प्लेक्स को, अगर वो स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट आके उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, उसको स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो उस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम ऐसे पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है यहाँ से, फिर ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है, कार्बोनिल दे आर कन्वर्टेड इनटू सम अल्कोहल टाइप, है ना, इस तरह से। तो जब तक किसी रिएजेंट को यहाँ आने की स्पेस मिलेगी तभी वो उस पर अटैक कर पाएगा। अगर वो बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, हर जगह से कवर्ड अप है, तो न्यूक्लियोफाइल या रिएजेंट को कोई स्पेस नहीं मिलेगा अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इस ऑप्शन में हमारे पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है पर बाहर का कोई कॉम्प्लेक्स आके इसको ब्रेक कर सकता है। इसमें क्या है, बीटा हाइड्रोजन है पर स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से सिन एलिमिनेशन हो ही नहीं पाएगी, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ना तो इसमें हो सकती है ना ही इसमें, पर ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि बाहर का कोई रिएजेंट आके इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। और लास्ट वाले में क्या है, ना तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बीटा एलिमिनेशन का कोई चांस नहीं है, मोर ओवर इट इज ऑल्सो स्टेरिकली क्राउडेड ऑल्सो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। पर इन तीनों में भी अगर आप नहीं कर पाओगे, पर ऑप्शंस ही ऐसे हैं जिसमें टेट्रा इथाइल अनस्टेबल एक ही में दिया हुआ है ना, तो डी ही ऑप्शन आएगा उसका। क्लियर हो गया, ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। 6 मैम 15। 6 डाउट है, उसमें पहले तो करेक्शन कर लो, वो एम दिया हुआ है ना, वो मैंगनीज है, ठीक है। चलो अब ये चेक करो आपके पास क्या क्वेश्चन है, मेटल्स दिए हुए हैं आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट एंड निकल, कौन सा अपनी नेटिव स्टेट में डायरेक्टली कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाता है, ये क्वेश्चन है। नेटिव स्टेट होने का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट, उस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। जैसे सोडियम की नेटिव स्टेट होगी Na, सोडियम प्लस उसकी नेटिव स्टेट नहीं है, ठीक है। बिना चार्ज के जो उसका मेटल का बिना चार्ज के कौन कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो कि मैंगनीज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब मैंगनीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो सबके लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो गिवन। ठीक है। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल सबको पता है,
18 इलेक्ट्रॉन रूल जब होते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल बनते हैं। इसमें मैं कितने कार्बोनिल्स ऐड करूं कि मेरा 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए? हो नहीं सकता। या तो 17 बनेंगे या 19। 18 तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे 5 कार्बोनिल्स ऐड करती हूँ तो कितना बन जाएगा टोटल? ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये बनेगा 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और अगर हम 6 डालते हैं तो ये 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनेगा। इस वजह से 18 इलेक्ट्रॉन को फिर हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? अगर हम क्या करें, मैंगनीज पेंटा कार्बोनिल अलोंग विद अ नेगेटिव चार्ज, तो वो +1 होगा, तब 18 इलेक्ट्रॉन रूल आएगा, ठीक है ना। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी हो गई? -1। तो मैंगनीज ने जब कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाना होता है तो वो अपनी नेटिव स्टेट में नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है। बेसिकली इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 8 के साथ कितने कार्बोनिल्स ऐड करें? 5 कार्बोनिल्स, 5 टू 10 प्लस 8, ये बन जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो दिस वाज योर आयरन पेंटा कार्बोनिल, ठीक है। ऐसे ही इसमें कर सकते हैं, 18 कंप्लीट हो सकता है? नहीं, है ना। कितने ऐड करें 18 कंप्लीट करने के लिए? 4 कार्बोनिल्स, तो 4 से 8 हो जाएगा, तो हम क्या, ये कितना बन जाएगा? 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 18 कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिस इज योर कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइलेट, समझ रहे हो? ठीक है। और लास्ट में 4 कार्बोनिल्स ऐड करो, ये पहले ही 18 हो गया। दिस इज योर निकल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। तो ये 17 + 1 बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, एंड दिस इज 17 + 1 बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। तो नेटिव स्टेट में कौन से फाइंड करेंगे? आयरन और निकल विच आर इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि कार्बोनेट भी इवन इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो फिर वो हमारे पास 18 तभी बन सकता है अगर आप मेटल भी इवन इलेक्ट्रॉन का लोगे। अगर आप ऑड का लेते हो तो फिर जितने मर्जी कार्बोनेट ले लो, वो नहीं बन पाएगा 18 जब तक उस पर कोई चार्ज ना आए। ऑक्सीडेटिव से कारण नहीं लग सकते, जैसे कि 80-10 कॉन्फिगरेशन। हाँ, वो भी लग सकता है, पर वो तो हमने वहां पे ऐसे किया ना कि D8 ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए D8 और D10 सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। उसका रीजन कुछ और है, पर यहाँ पे तो वो कार्बोनिल्स के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कार्बोनिल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, समझ रहे हो। अगर इसके अलावा कोई क्रोमियम लगा लो, अगर क्रोमियम भी होता तो क्रोमियम के पास 6 है ना, तो वो भी अपनी नेटिव स्टेट में बाइंड कर सकता है, तो वो D8 नहीं है ना सिस्टम। क्लियर हुआ दीक्षा? पक्का? नोट कर रहे हो साथ साथ में क्वेश्चंस? मैम हाँ जी। मैम एक फर्स्ट क्वेश्चन बता दो, वो नहीं पता चला। ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन अकर्स वेरी इजीली इन द केस ऑफ, आपने कैसे किया क्वेश्चन? हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, पर किसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? हाँ, जिसमें 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी, क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विल टेंड टू कन्वर्ट इनटू 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। और अगर 18 इलेक्ट्रॉन में जाएगा इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज फेरोसिन। फेरोसिन का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड का 18 आ रहा है, 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। किसने पूछा ये डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स में? मैडम परम, आपको क्लियर हुआ? मतलब आपको ये चेक करना है कि चारों स्पीशीज में से कौन सा 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, क्योंकि जो 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा वो एकदम से इलेक्ट्रॉन को लूज करके 18 में कन्वर्ट होगा। तो इफ यू आर हैविंग एनी स्पीशीज व्हिच इज 19 इलेक्ट्रॉन, that is going to readily lose this 1 electron and will be converted into 18 electron species. तो इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो चेक करना है कौन सा 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसमें यू हैव कोबाल्ट, साथ में क्या है? Cp रिंग ट्वाइस, यही है। तो कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 9 प्लस यू हैव 2 Cp रिंग्स, 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 19 will
readily lose the electron. परम क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, बाकी सारे या तो 17 होंगे या 16 या 18 ही होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आप सबको क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट 10 तक और डाउट्स? 7th तो शायद मैंने क्लास में बनवाया होगा स्ट्रक्चर आपको। उसमें ब्लीचिंग नहीं पता चलती, जैसे कि उनको कैसे मालूम करना? ब्रिजिंग पे कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है वो आप कभी फाइंड नहीं कर सकते हो जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है। उसका कोई मेथड नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि Fe2CO9 ये वाला जो स्ट्रक्चर है, Fe3CO12, मैंने क्या बोला था, इसमें आप ये याद रख सकते हो, इसमें एक फॉर्मूला है जिससे आप मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड कर सकते हो, पर कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल्स ब्रिजिंग पे आते हैं और कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल्स टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं उसको फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है। यू हैव टू लर्न दीज स्ट्रक्चर्स। ओके, तो जितने स्ट्रक्चर्स मैंने बनवाए हैं आपको वो तो आपको याद रखने ही हैं, जो मैंने बताया था ना ये वाले। उसके अलावा एक ये स्ट्रक्चर भी शायद मैंने क्लास में आपको करवाया था, that you have this particular structure, octahedral structure होता है रुथेनियम का। ये करवाया है क्लास में? करवाया है, चेक करना नोटबुक्स में। ये आपका डायग्राम आज थोड़ी ज्यादा साफ बन रही है इसलिए आपको लग रहा है कि तब किया नहीं। कितने कार्बोनिल है? 18 है ना, तो हमारे पास ये कितने 6, हर एक के पास 3 कार्बोनिल्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, फिर हो सकता है ना करवाया हो, मुझे क्या वैसे लग रहा है। फिर बाकी के जो हमारे हाइड्रोजन है वो टर्मिनल पोजीशन पे, 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये वाला जो एक हाइड्रोजन है वो इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर और एक हाइड्रोजन और है हमारे पास, टोटल 2 है ना, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इधर इसके साथ। हाँ, वो भी नहीं करवाया था मैंने क्लास में, ये मैं बता देती हूँ। ये स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ब्रिजिंग कार्बोनिल पे आएंगे। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मिंग अ ब्रिज इन बिटवीन 3 रुथेनियम सेंटर्स, नॉट 2, 3 रुथेनियम। किया सबने ड्रॉ? नेक्स्ट देखो, और 10 क्वेश्चंस में डाउट। 8 तो हमने क्लास में अभी करना है टॉपिक। ठीक है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑक्सो प्रोसेस ये नहीं किया। 9 हो गया, 9, 10, ओके। 11 to 15 और डाउट्स? 11 to 15 मैम 11 ये नहीं किया। 11 हुआ क्लास में या आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में मिला होगा? हाँ, रिकॉर्डेड में जो आपको मैंने राखी के टाइम पे 2 वीडियोस दिए थे, देखे हैं सबने वो वीडियोस? उसमें था या नहीं? नहीं था?
किया किसी ने 11th क्वेश्चन? हुआ किसी से सॉल्व? ये देखो हमारे पास इसमें क्या है, यू हैव आयरन पेंटाकार्बोनिल, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यू हैव आयरन, इसके साथ 4 कार्बोनिल्स, ठीक है, एक कार्बोनिल को मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, ऐसी होती है बॉन्डिंग, यस और नो? कार्बन पहले क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको देगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाद में आयरन क्या करेगा, इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस से देगा, बैक पाई बॉन्डिंग, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और जिससे ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रलाइज। तो ये ठीक है ड्राइंग, है ना? अब इसके बाद हमने क्या लिखा कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड प्रेजेंट है, यही है हमारे पास, you treat reaction of iron pentacarbonyl with hydroxide leads to the complex A। तो हमें बताना है कॉम्प्लेक्स A क्या होगा। हाइड्रोक्साइड कहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोक्साइड कैसा नजर आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज वेयर इट विल अटैक ऑन सम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे पास क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसको हमारे पास दिस इज योर आयरन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव एंड OH, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रेजोनेंस पे है, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है ना, तो बेसिकली ये क्या करेगा, फिर से पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके फिर आयरन पे नेगेटिव चार्ज, देन यू हैव टेट्रा कार्बोनिल आयरन, देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज मैं बाहर ड्रॉ कर सकती हूँ, बाकी सारी चीजें न्यूट्रल है ना, आयरन के साथ सारे कार्बोनिल्स अटैच्ड है, ये भी न्यूट्रल ही है, कम लिगेंड हमारे पास, ठीक है। तो जो भी चार्ज आयरन के ऊपर इस वाले मतलब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की होगी वही बाहर चार्ज बन जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड चार्ज ऑन मेटल विल बी सेम। तो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली देयर विल बी अ हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से H नेगेटिव जो है वो रिलीज होगा, आयरन के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, ये वाला स्टेप समझ आया? पहले ध्यान से देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में क्या था, हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, इसकी पाई बॉन्डिंग ब्रेक करती है, नेगेटिव, नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में जाता है, वो जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन था कहाँ पे जनरेट हो जाएगा, आयरन के ऊपर, ठीक है। तो वो चार्ज हमने बाहर ड्रॉ कर दिया, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज सेम होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट, ये हाइड्रोजन एज हाइड्राइड रिलीज होगा, आयरन के ऊपर अटैक करेगा, तो फिर यहाँ से ये वाला बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से बन रहा है तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, और यहाँ से क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस विल बी आयरन हाइड्रोजन, बाहर चार्ज नेगेटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे करो चेक कि जो आपके पास आयरन टेट्राकार्बोनिल था क्या उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट है, यस और नो। आयरन पेंटाकार्बोनिल, ठीक है, और फिर जो आप उससे प्रोडक्ट बना रहे हो क्या उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट है, यस और नो? इट इज, है ना, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो बेसिकली इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारा लिगेंड था कार्बोनिल, एक कार्बोनिल, उसकी जगह कौन सा लिगेंड आ गया, H, हाइड्रोजन। समझ रहे हो ना, एक कार्बोनिल की जगह हाइड्रोजन आ गया, और सब्स्टिट्यूशन में क्या इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज करता है, नहीं। अगर पहले स्पीशीज 18 थी तो बाद में सब्स्टिट्यूशन के भी 18 ही रहेगी, पर थोड़ा सा डिफरेंट और टफ मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन का, ओके। पर ये ऐसे होती है, इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है फॉर द रिएक्शन दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी रिएक्शन में अगर गैस रिलीज होती है तो सिस्टम की एंट्रोपी सडनली इंक्रीज करती है, दैट इज वेरी फेवरेबल, ओके। क्लियर हुआ? अभी और आगे है ना, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स ए है, उसके बाद जो आपका दिस इज योर कॉम्प्लेक्स ए, ठीक है। इसके बाद हमने इसको किसके साथ ट्रीट किया, MnO2
दिस इज बेसिकली अ पॉलीमराइजिंग एजेंट, ये याद रखना है, ठीक है। इससे आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन्स एलिमिनेट हो जाएंगे और आयरन का पॉलीमर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Okay. 15 तक और डाउट्स, अप टिल 15 और डाउट्स बताओ। मैम 15 क्वेश्चन कराना। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन? 15 मैम। 15 15 से पहले 13 में भी डाउट है, 11 और 12 हो गया था। में तो 12th में सेकंड कंपाउंड है सीपी मॉलिब्डेनम, बताना क्या है आगे, कार्बोनिल थ्राइस देन ट्वाइस, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जब आपको मेटल मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है ना, तो कितने सीपी है 2, कितना हो जाएगा 10, मॉलिब्डेनम कितने हैं हमारे पास 2, और मॉलिब्डेनम में 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट, 3d6 4s2 है ना, वो फैमिली है, तो इसका हो जाएगा 12, और कार्बोनिल टोटल कितने हैं 6 कार्बोनिल, तो ये भी कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 34, देन 36 माइनस 34 बाय 2, तो 1 आ रहा है, आंसर में क्या है, क्लियर हो गया, पक्का। गलती क्या कर रहे थे, ठीक है। अच्छा 12 हो गया, 13 डाउट है या नहीं है, क्या है इसमें, यू हैव ट्रांस ट्रांस पे हमारे पास क्लोरीन है, लिगेंड कार्बोनिल और लिगेंड अमोनिया pyridine, एन मिथाइल 3 करो वहां पे, पहले तो क्वेश्चन में एन मिथाइल 3 आएगा, सब्सक्रिप्ट 3 कर दो उसका। मैम क्वेश्चन नंबर 13 में हेलो मैम। जो आपके लिगेंड्स गिवन है, क्या हुआ गुरप्रीत? मैम एक्चुअली मैंने ना लास्ट लेक्चर भी नहीं लगाया था, आप कब अपलोड करोगे उसको? अभी ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं आपका अपलोड कर दूंगी लेक्चर, ठीक है। ठीक है मैम। अभी हम असाइनमेंट्स में डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका असाइनमेंट नंबर 1 है उसके डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 और क्या था, एन मिथाइल थ्राइस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके पास ट्रांस पोजीशन पे क्लोरीन है, कार्बोनिल है, और यहाँ पे वो लिगेंड है। नाउ लिगेंड वी आर चेंजिंग, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड हमारे पास अमोनिया है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में pyridine है, और तीसरे कॉम्प्लेक्स में ट्राइमिथाइल अमीन है। आपको क्या बताना है कि कैसे कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट यही ऑर्डर है, अमोनिया pyridine है ना, दिस इज, हाँ। तो बेसिकली कहाँ से आ रही है क्वेश्चन, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल, मतलब क्या देखना पड़ेगा आपको, बैक पाई बॉन्डिंग। बैक पाई बॉन्डिंग किनके कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चार्ज और मेटल। क्या इसमें चार्ज और मेटल चेंज हो रहा है, नहीं, और किस पे डिपेंड करती है, स्पेक्टेटर लिगेंड। क्या स्पेक्टेटर लिगेंड चेंज हो रहा है, यस और नो? ये आपके पास क्या है, मेन लिगेंड है, यहाँ पे आप लिगेंड चेंज कर रहे हो, तो हमारे पास क्या है, स्पेक्टेटर लिगेंड। स्पेक्टेटर लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 टाइप्स 4 टाइप्स है ना,
पर अभी ये सारे सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर दो और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग को इंक्रीज करेंगे, ये बैक पाई बॉन्डिंग को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में यू हैव NH3, ठीक है। अब पहले तो NH3 और NMe3 को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। NH3 में भी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। NMe3 में भी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। बट यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ मिथाइल है। मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नेचर में। तो इनके कंपैरिजन में बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा NMe3 में होगी और NH3 में कम होगी, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, pyridine, ठीक है। अब pyridine में डिफरेंस क्या है, इसमें भी डोनर एटम आपका कौन सा होगा, pyridine ये होती है, यस और नो, दिस इज pyridine, ठीक है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में और pyridine में ये है कि इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। हाउ कम sp3, कैसे पता लगेगा आपको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऐड कर दो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3, लोन पेयर कितने हैं, 1, हाइब्रिड नंबर कितना हो गया, 3 + 1 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। इसमें भी कितनी होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3, और यहाँ क्या आएगी, sp2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 and 1 लोन पेयर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। डिफरेंस क्या है sp3 और sp2 में, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, sp2 में, है ना। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है, 25% s, और यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है, 33% s कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब s ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं या दूर होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो मान लो हमारे पास ये दो ऑर्बिटल्स हैं, दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस इज p ऑर्बिटल, ठीक है। आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऐड करना, एक आप इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे, s में, और एक इलेक्ट्रॉन, आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और आपको चेक करना है कि वो s में ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है या p ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन में, पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इनमें क्या आएंगी, अट्रैक्शंस। अट्रैक्शंस सिस्टम में क्या लेके आती है, स्टेबिलिटी, ठीक है। और अगर रिपल्शन हो रही है तो उससे सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड करती हूँ तो वो न्यूक्लियस के पास रहेगा s ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है ना। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में ऐड करते हैं तो अभी भी प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शंस होंगी, बट उसमें डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है तो वो ज्यादा स्टेबिलाईज होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि s ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होने से स्टेबिलिटी आती है, या अगर किसी ऑर्बिटल में, अब ध्यान से सुनना, अगर किसी ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन की ज्यादा स्टेबिलाईजेशन होती है। समझ रहे हो ये पॉइंट, दो ऑर्बिटल्स हैं, एक s है दूसरी p है, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर है। अगर s के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो प्लस और माइनस के बीच में स्टेबिलाईजेशन ज्यादा आएगी, सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो इलेक्ट्रॉन प्रेफर्स टू एंटर इनटू s ऑर्बिटल। तो अगर कोई ऐसी दो ऑर्बिटल्स हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, एक sp3 है दूसरा sp2 है, तो जिसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर वहां आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सिस्टम में स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से wherever percentage of s character is more, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जहां ज्यादा s है वही स्टेबलाइजेशन ज्यादा आएगी। समझ रहे हो, तो ये क्या करेगा, अगर आपके पास यहाँ प्लैटिनम प्रेजेंट है तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा एज कंपेयर टू sp3। sp3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, ठीक है, sp2 उसको विड्रॉ करेगा। क्लियर हुआ।
अगर आपके पास तीन कोई ऐसे कंपाउंड्स है, एक sp3 है, दूसरा sp2 और एक sp, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्लियर हुआ? आपने ये बहुत छोटी क्लासेस में एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। समझ आया ये कॉन्सेप्ट सबको, एवरीवन? ये नोट कर लो, ठीक है। तो pyridine क्या हो जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और बाकी जो हमारे पास वो है NME3, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। तो बैक बाय बॉन्डिंग मैक्सिमम कहाँ होगी? जो प्लैटिनम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यस और नो? ठीक है। और जो उससे विड्रॉ करेगा दैट विल डिक्रीज बैक बाय बॉन्डिंग। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगा सकते हो। क्या आएगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर? अगर बैक पाइप बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेटल और कार्बन की क्या करती है? इंक्रीज। कार्बन और ऑक्सीजन की डिक्रीज। तो सबसे कम कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस में हो जाएगी? NME3 में। तो यहाँ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। यस और नो? क्लियर है सबको? एवरीवन? यस? अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो कहीं पे भी, अगर प्रॉब्लम है तो। सुप्रीत क्लियर हुआ? हरसिमरन आपको क्लियर है? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? किया? yes. हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन की एसिडिटी का ऑर्डर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ऐसे देखा है आपने? CH4 एक हमारे पास हो गया, CH3 दिस इज इथेन। उसके बाद आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड देन यू हैव एल्काइंस। इसमें पता है किसी को सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन है? कौन सा? एल्काइन वाला। हाँ, एल्काइंस के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो बेसिकली हम इसकी एसिडिटी चेक कर रहे हैं। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ है, इसकी एसिडिटी, और ये तो ये कार्बन क्या है? sp3, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp। पढ़ा आपने कि जो sp हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि sp की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो H की टेंडेंसी टू बी रिलीज्ड एज H पॉजिटिव इंक्रीजेस, ठीक है। तो मतलब अब से आज के बाद ये चीज याद रखनी है कि sp3 की नेचर कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। sp2 और sp सिस्टम जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एंड टॉप से बॉटम आते वक्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज करती है, या टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ओके। टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस।
कर लिया। 13 हो गया सबसे, 14 सॉल्व हुआ। क्या रीजन है? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, है ना? ठीक है, 15 हो गया सॉल्व। नो मैम। आपने एनएमआर और आईआर किया नहीं ना अभी? चलो मैं करवा देती हूँ, पर ये क्वेश्चन वैसे तभी सॉल्व होगा अगर आपको एनएमआर और आईआर आता है, ठीक है? बट आप थोड़ा बहुत तो मैंने भी आपको क्लास में बताया था वैसे। देखो सबसे रीड करो क्वेश्चन। यू दे आर सेइंग दैट देयर इज अ कंपाउंड ए, ओके, एंड दिस कंपाउंड, इसका फॉर्मूला गिवन है C9H8O3, ठीक है? और उसमें हमारे पास क्या है? देयर इज वन सिग्नल एट 2.5 ppm। ये जो सिग्नल है ये किस में आ रहा है? प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है? तो अब देखो पहले तो क्या बोल रहे हैं कि प्रोटॉन एनएमआर में आपको कितने पीक्स मिल रही है, बताओ? हाउ मेनी पीक्स? 2 पीक्स, वन इज एट 2.5 पार्ट पर मिलियन एंड अदर इज एट 5 ppm। तो इसका मतलब आपके पास कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है सिस्टम में? 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, राइट? तो अब नंबर नहीं पता आपको, ये भी हो सकता है कि ये आपके पास 3 हो, ये 5 हो, या ये 10 हो, ये 15। नंबर नहीं गिवन ना आपको, बस आपको पता है कि 2 टाइप के हाइड्रोजन हैं हमारे पास। क्लियर हो गया? अब उसके बाद 2.5 ppm पे यूजुअली किसकी पीक्स आती हैं? ये ना एनएमआर में आप रीडिंग्स याद रखोगे कि 0 से 12 ppm तक होता है सिग्नल, और 0 से लेके 2 ppm तक आपके पास sp3 कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं वो आते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये जो 0 से, ये आपने एनएमआर में पढ़ना है, 0 से 2 पार्ट पर मिलियन पे हमारे पास कौन सी पीक आती है? sp3 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसकी पीक आती है। पर अब ये पीक कहाँ आ रही है? 2.5, तो 2 के थोड़ी सी बाद में आ रही है ना, तो इसका मतलब डी शील्डिंग हो रही है। और डी शील्डिंग कब होती है? ये जो 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 हम पढ़ रही है एनएमआर का पार्ट है, ठीक है? ये एनएमआर प्लस ओएमसी आया हुआ इसमें। तो हमारे पास 0.5 मतलब 2 से आगे चला गया, तो वो तभी होता है जब आपके पास sp3 कार्बन किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड हो। क्लियर हो गया? वो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जब अटैच होगा तो आपको ऐसी पीक आती है। क्लियर हुआ? तो हमें ये नहीं पता कि अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, बट ये है कि हमारे पास ऐसा तो नहीं हो सकता कि आयरन के साथ सीधा ये sp3 कार्बन अटैच्ड हो, क्योंकि आयरन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अगर तो देखो जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड जो है वो CH2CH3 है, हमने अपनी तरफ से, क्योंकि CH2CH3 हमारे पास क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? ये sp3 कार्बन होगी ना, पर इसमें हमारे पास क्या है कि नहीं, CH2CH3 भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक ही तरह के हाइड्रोजन आपको बनाने, तो हम CH3 कर सकते हैं इसको, है ना, कि सबका सिग्नल एक ही जगह पे आएगा। उसके बाद तो ये अलग हो गए ना 5 ppm वाले। sp3 कार्बन वाले जो हाइड्रोजन है वो सभी एक ही तरह के हैं। अगर मैं CH2CH3 करती हूँ तो CH2 वाली अलग कार्बन होगी, CH3 वाली अलग कार्बन होगी, दोनों के सेम सिग्नल नहीं आएंगे, एक ही सिग्नल आएगा। 2.5 पे एक ही सिग्नल चाहिए, तो हो सकता है CH3 की वजह से हो। sp3 सिस्टम है ना, ये समझ रहे हो? अब पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये सीधा आयरन के साथ अटैच्ड हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आयरन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ये इसका जो सिग्नल होगा ये 2 से कम आएगा फिर। पर अगर ये 2 से बाहर जा रहे, 2.5 हो रहा है, तो दैट मींस इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इतना क्लियर हुआ? अब 5, उसके बाद हमारे पास क्या है? यू हैव वन सिग्नल एट 5 ppm। तो बेसिकली 5 ppm पे किसका सिग्नल आता है हमारे पास? डबल बॉन्ड्स का, ठीक है? डबल बॉन्ड्स का सिग्नल आता है, और एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है या कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है? अब
वैसे तो एनएमआर में आप पढ़ोगे जो जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो 6.5 से 8 ppm तक जो है वो रेंज रहता है। पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा जब वो आयरन के साथ अटैच्ड होगा, अभी ये किया ना हमने, अगर हमारे पास मान लो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, या उसमें कोई डबल बॉन्ड है, बेसिकली जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसकी रेंज होती है 6.5 से 8 पार्ट्स पर मिलियन। पर अगर हम उसको किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच कर दें तो उसकी वैल्यू 6.5 से कम चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के साथ अटैच करते हो तो 8 से ज्यादा जाती है, मतलब डी शील्डिंग की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साथ अटैच करते हो तो वो 6.5 से कम आता है। तो डबल बॉन्ड की तो वैसी वैल्यू यही कहीं होती है, ठीक है। पर जो एरोमेटिक होते हैं यूजुअली उनकी एनएमआर में 6.5 से 8 होती है। बट अगर वो एरोमेटिक रिंग जो है आपकी, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो तो वो नीचे आ जाती है वैल्यू। तो हो सकता है ये 5 ppm एरोमेटिक रीजन की वजह से हो, और वो एरोमेटिक रीजन किसके साथ अटैच्ड हो, हाँ जी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, आयरन, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे या फिर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके साथ फिर आगे CH3, ठीक है। अब और क्या है आपके पास इसमें, IR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड्स शो 2 बैंड्स एट 1900 एंड 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1680 सेंटीमीटर इनवर्स IR में आप याद रखोगे कि ये बैंड होता है कार्बोनिल का, ठीक है, CO का बैंड होता है। अब 2 कार्बोनिल के बैंड्स आ रहे हैं हमारे पास, 2 कार्बोनिल के बैंड आने का मतलब 2 तरह के कार्बोनिल होंगे। 2 तरह के कार्बोनिल्स कैसे हो सकते हैं, ये हो सकता है एक तो सिंपल CO, और अब दूसरा CO, अब ब्रिजिंग तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। व्हाई ब्रिजिंग इज नॉट पॉसिबल, उसके लिए आयरन 2 चाहिए, एक ही है ना। तो फिर दूसरा कार्बोनिल डिफरेंट कैसे हो सकता है इस वाले से, C क्या बताओ, असाई है ना, वो इसके बीच में प्रेजेंट हो सकता है, दैट कुड हैव बीन COCH3। तभी ये इसको, एक तो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल गया, और ये कार्बोनिल इस कार्बोनिल से अलग भी हो गया, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, 1900 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और इसकी आती है 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये डबल बॉन्ड है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने कार्बन यूज हो चुके हैं, टोटल कितने कार्बन है, 9, 1 2 3 वी हैव यूज्ड, तो -3 कार्बन कितने बचे, 5 कार्बन। तो मतलब यहाँ पे आपको 5 कार्बन वाला कोई सिस्टम अटैच करना है। क्लियर हुआ, पता लग गया होगा अभी तक तो, हाँ 6 C9H8, एक और कार्बोनिल आएगा यहाँ पे, ठीक है, पर वो भी यही होगा 1900, सेम हो जाएंगे ना ये तो, इन ये वाला और ये वाला कार्बोनिल सेम है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1900 सेंटीमीटर इनवर्स पे ही आएगी दोनों में। क्लियर हुआ, इसको अलग अलग से नहीं बोल सकते ना, इन दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक ही जगह पे आएगी 19। अब हमारे पास 5 आ गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बचे, 5 बच रहे, 9 हाइड्रोजन माइनस कितने बन गए यहाँ पे हमारे पास, 8 है ना हमारे पास, ठीक है। 8 हाइड्रोजन -3, तो ये भी 5 हाइड्रोजन बन गए, तो दैट मींस यहाँ पे साइक्लोपेंटा डाइथीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा ये ना आपको कैसे पता लगेगा कि 2 कार्बोनिल है एक नहीं है, वो हमें कैसे पता, आपको पहले हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। कि हमारे पास 8 हाइड्रोजन थे, ठीक है, उसमें से हमने 3 हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो बचे कितने, 5 हाइड्रोजन, और 5 हाइड्रोजन का कौन सा सिस्टम बन सकता है एरोमेटिक, दैट इज CP बनाने के बाद एक कार्बन और बचता है, CO और बचता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इन सारे जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इन सबको देखना है, NMR में कहाँ वैल्यूज आ रही हैं, IR में कहाँ वैल्यूज आ रही हैं, इन सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा खुद से जब NMR और IR का प्रैक्टिस होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे को घबराने वाली बात नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे,
तो जब तक पढ़ा ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा ना सॉल्व. वंस यू डू NMR देन इट विल बी इजी. तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल. देखो कर रहे हैं फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल. आयरन से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8. You have 2 carbonyls, 4 CP ring, 5 COCH3, 1. हो गया ना. 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कंप्लीट हो गया. तो अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. इट हैज 1 CP रिंग, ये सही है. इट हैज टर्मिनल कार्बोनिल, ये भी सही है. इट हैज अ मिथाइल लिगेंड, रॉन्ग. इट हैज COCH3 and it has 1 iron hydrogen bond, that is also wrong. तो statement A and B are correct. आंसर देखना, A दिया हुआ है ना पीछे, ठीक है. तो 20th तक और डाउट्स. 17 ट्राई करो, ये हो जाना चाहिए. किसी से हुआ क्लास में 17 सॉल्व? हरसिमरन हुआ, शगुन, दीपिका करो आप सॉल्व करो, एक बार दोबारा से ट्राई करो. मैम बैक पाई बॉन्डिंग के साथ ही करना था ना ये. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ये ना कुछ गलत दिया यहाँ पे ना, ऐसे करना है आपको. इरिडियम, क्लोरीन, कार्बोनिल, PPH3 ट्वाइस है. इसमें वो है मिस्टेक है, इसको प्लस क्लोरीन करके, ठीक है. ये है आपका ट्रांस दिया हुआ है, और फिर उससे जो रिएक्शन है उसमें भी ट्रांस ही बनता है, और उसमें क्लोरीन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा. इरिडियम क्लोरीन 3 हो जाएंगे, कार्बोनिल PPH3 ट्वाइस. दीपिका कर. हो गया. क्या था इसमें, पहली रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है ना. चेंज क्या हो रहा है उससे, हाँ हाँ 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3. तो बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज है ना. बैक पाई बॉन्डिंग विल डिक्रीज बिकॉज चार्ज ऑन मेटल इज इंक्रीजिंग. मोर इज द प्लस पे चार्ज है तो उसकी डोनरेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी ना इरिडियम की, ठीक है. तो यहाँ बैक पाई बॉन्डिंग कम हो जाएगी. बैक पाई बॉन्डिंग कम तो इरिडियम का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, कार्बन और ऑक्सीजन का वीक. स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, अच्छा ठीक है ठीक है, ये वीक हो जाएगा है ना, ये स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट की इंक्रीज. ऐसे क्या था दीपिका, शगुन ऐसे क्या था. चलो 18 19 20 हो गई सॉल्व. मिथाइल नेगेटिव है, ये मैंगनीज के साथ जाके अटैच हो जाएगा ना. M20 बताना. हाँ एक सेकेंड. इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना बन रहा है,
18 बन रहा है। और इसमें हमने मिथाइल नेगेटिव Li प्लस ऐड किया है, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से एक कार्बोनिल एलिमिनेट करोगे। एक कार्बोनिल ये कितना था, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे डायरेक्टली तो कुछ भी ऐड नहीं होता, तो तब तक ऐड नहीं करना जब तक आप उसको 16 में कन्वर्ट नहीं करते हो। तो ये बन जाएगा मैंगनीज पेंटा कार्बोनिल अलोंग विद अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोनिल के जाने से चार्ज में कोई चेंज नहीं आने वाला। कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। अब एक कितनी स्पीशीज बन गई, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गई। इसके ऊपर क्या करेगा, जो आपके पास मिथाइल नेगेटिव दिया हुआ है वो जाके मैंगनीज के ऊपर अटैक करेगा, मैंगनीज मिथाइल का बॉन्ड बन जाएगा। सो यू हैव मैंगनीज टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। एक कार्बोनिल हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या आगे लग गया CH3। अब इससे क्या होगा, हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। अगर देखो CH3 नेगेटिव आ रहा है आपके पास, ठीक है, और एक प्लस पे चार्ज था, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना हमारे पास। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, हाँ +1। ये -1 है, ये +1 है, तभी बाहर 0 आएगा ना। तो अभी भी कितनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। क्लियर हुआ, मैंगनीज की +1 होगी तभी बाहर चार्ज क्या होगा, 0। देखो यहाँ एक प्लस का चार्ज था, बाहर से एक माइनस का चार्ज आ रहा है, तो प्लस और माइनस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल होना चाहिए, पर CH3 के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1। क्लियर हुआ, पर चार्ज बाहर कितना है, वो 0। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगी, माइग्रेटरी इंसर्शन होगी ना। हमारे पास कार्बोनिल है और CH3 है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ से माइग्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट देखो कितना आ रहा है, हाँ 18 तो नहीं होना चाहिए। मैंगनीज से 7 8 15 18 मिलता है। फिर इसके बाद ये हो गया माइग्रेटरी इंसर्शन। तो इसके बाद हमारे पास टेट्रा कार्बोनिल मैंगनीज। अच्छा, माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट सेम रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए यहाँ। माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है, एक लिगेंड दूसरे लिगेंड पे माइग्रेट करता है, वेकेंट स्पेस क्रिएट होती है। वेकेंट स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करता है, एक्सटर्नल लिगेंड। तो यहाँ पे हमें क्या मिसिंग गिवन है, एक्सटर्नल लिगेंड नहीं गिवन ना। तो कहाँ से बोलोगे एक्सटर्नल लिगेंड, जो कार्बोनिल यहाँ पे रिमूव किया था वही उस स्टेप में हमें ऐड करना है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ये COCH3 बन जाएगा, और यहाँ पे कार्बोनिल आके अटैच हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स क्या बन गया हमारे पास, मैंगनीज पेंटा कार्बोनिल COCH3। ओके, प्रतीक समझ आया। देखना डी ऑप्शन गिवन है, ओके 25 तक। 21 का तो आपको स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दे दो, ठीक है, वो याद कर। इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है मॉलिब्डेनम, 2 मॉलिब्डेनम गिवन है, ठीक है, और हमारे पास लिगेंड कौन सा है, सल्फर 2। सल्फर 2 मतलब जैसे पेरोक्साइड होता है ना, O2 चार्ज 2-, वैसे ही सल्फर 2 होता है।
जैसे ये पेरोक्साइडो है, ये सल्फॉक्सिडो, ठीक है, क्लियर हुआ। पेरोक्साइड पता है ना क्या होती है, सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड, मतलब दो ऑक्सीजन के एटम्स और उन दोनों पे चार्ज -2, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इस तरह से ये लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं। यू हैव बेसिकली ये लिगेंड हो गया, ठीक है। सल्फर 2 इज 1 लिगेंड। कितने सल्फर अटैच्ड हैं टोटल, 6 अटैच्ड है। तो ये जो है हमारे पास हर एक मॉलिब्डेनम के साथ पहले तो क्या करो, एक एक लिगेंड अटैच कर दो। टोटल लिगेंड कितने हो गए हमारे, 4 यूज हो गए, 6 गिवन है ना, 4 यूज हो चुके हैं। बाकी के जो 2 हैं वो हमारे पास ब्रिजिंग में प्रेजेंट होंगे ऐसे, ठीक है। ये S2 है, ये टर्मिनल वाला हो गया, ये S2 टर्मिनल, ये वाला सल्फर 2 क्या है, इसके साथ भी मॉलिब्डेनम के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये इसके साथ भी, तो ये ब्रिजिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। और ओवरऑल चार्ज हमारे पास क्या है, 2-। मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो कितनी आएगी, बताओ। मॉलिब्डेनम की हाँ, एक की +5 आ सकती है, वैसे 6 नहीं आएगी, 2x - 12 -2 है ना, हाँ तो +5, ठीक है। और अब ये तो पता लग गया नंबर ऑफ ब्रिजिंग कितने हैं, 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर मॉलिब्डेनम का, एक मॉलिब्डेनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ donor atoms, not number of ligands. Never you have to say number of ligands. It is always number of donor atoms. तो कितने donor atoms हैं molybdenum के साथ attached? एक molybdenum के साथ देखो 8, ठीक है। तो coordination number कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। Bridging पे 2, coordination number 8। क्लियर है। और बताओ 25 तक, 22 हो गया। Substitution of Cp with nitric oxide is easiest for, ये छोड़ दो क्वेश्चन। हुआ किसी से सॉल्व वैसे, कैसे किया शगुन और दीपिका कैसे किया, क्या 20 आ रहा है किसी में, रुक जाओ, इसमें मुझे लग रहा है कि मैं ना कॉपी में चेक करती हूँ, असाइनमेंट्स में जो हार्ड कॉपी है मेरे पास, मुझे इसमें लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रही इसका प्रिंटिंग मिस्टेक क्या था, एक बार इसको सर्कल कर लो, ठीक है, ताकि याद रहे हमें। और देखो 25 तक, 23 अभी मत करना, ठीक, वैसे ये हो जाएगा, इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन ही है ना, कार्बीन्स है वैसे। हो गया ये क्वेश्चन 23, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही बताना है आपको, राइट। 24 हो गया, कॉम्प्लेक्सेस गिवन है आपको। 24 हुआ सबका सॉल्व, नहीं हुआ। हमारे पास फॉस्फीन है ना, यू हैव फेशियल फॉस्फीन्स गिवन है, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, ओके। तो ये किसका क्वेश्चन है बताओ, कहां से ये क्वेश्चन, बैक पाई बॉन्डिंग। बैक पाई बॉन्डिंग के कौन से फैक्टर पे है, हाँ बताओ, किस पे डिपेंड करता है बैक पाई बॉन्डिंग, चार्ज पे और स्पेक्टेटर लिगेंड पे। तो ये कौन से फैक्टर पे क्वेश्चन है, स्पेक्टेटर लिगेंड पे, ठीक है। तो यू हैव मॉलिब्डेनम, उसके साथ कार्बोनिल अटैच्ड है, एंड यू हैव फॉस्फीन्स अटैच्ड विद दिस। तो फॉस्फीन्स कितने तरह के, कौन से गिवन है बताओ, P,
PF3 और PCl3 और PCl PH ट्वाइस और PME3। तो ये कौन सा है? हैलाइड। ये कौन सा है? हैलाइड। ठीक है, ये हमारे पास अराइल है ना, हैलाइड प्लस अराइल। और ये कौन सा है? एल्काइल। तो सबसे ज्यादा अच्छा डोनर एबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है यहाँ पे? फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है? फ्लोरीन। तो इस डायरेक्शन में जाते जाते हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर रही है। तो बैक पाई बॉन्डिंग क्या करेगी? इंक्रीज। मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और कार्बन ऑक्सीजन का वीक। क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी? कार्बन ऑक्सीजन की। तो अगर इधर बॉन्डिंग वीक हो रही है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन ऑक्सीजन की कम होती जाए। ठीक है, तो फिर आप इसका ऑर्डर लगा लेना। सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी PF3 की होगी। ठीक है, कर लोगे मैच? 25 तो हो गया होगा सबका सॉल्व, है ना? मैम 25 में जो डी ऑप्शन है कंजक्टोबोरेन्स वो क्या होते हैं? वो छोड़ दो, वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ऑप्शन बनाया हुआ है। ठीक है, आपने सिर्फ वही याद करना है, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो। ठीक है, ये सब। किसका आंसर है यहाँ? 27 का। हाँ, दीक्षा बताओ। 26 का मतलब 4 ठीक है, कौन सा था ये क्वेश्चन दीक्षा? 20 कोबाल्ट 3CH। कार्बोनेट बताना कितने हैं? क्या पूछा है इस पे? मेटल मेटल बॉन्ड बताने हैं। और चार्ज है कोई? नहीं है ना। तो 3 कोबाल्ट कितने हो जाएंगे? 27। एक CH कितना दिशा आएगा इलेक्ट्रॉन का इसका? 3। टर्मिनल पे नहीं है ना, ये ब्रिजिंग पे जाएगा CH। ठीक है, ये CH आपका टर्मिनल पे जाएगा तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 9 कार्बोनेट से हमारे पास 27। ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा? 57। नहीं आएंगे मैम। 9 9 कार्बोनेट से 18 हो जाएगा। $58 है ना? 48 मैम। 40। ठीक है, अब कितने हो गए हमारे पास? 18 इंटू 3 54 माइनस 48 बाई 2 3 आ। ठीक है, ये ऐसे करोगे ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 इंटू n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 48 बाय 2। ठीक है, तो ये 3 आ रहा है। तो CH का बेसिकली था कि CH हमारे पास कैसा है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, फॉर्मूला याद है? ये किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट करने का। K इक्वल्स टू n into 18 minus valence electrons by 2. Okay, so CH when it is present at bridging position, it is a 3 electron donor. Okay, 27 हो गया। ये तो नहीं किया अभी हमने। ठीक है, ये टॉपिक हमने कैटालिसिस का है, ये किया ही नहीं अभी। ओके, 28 which of the following will not undergo oxidative addition by methyl iodide? किया था ये क्लास में क्वेश्चन, हो गया। कौन सा आंसर है? क्यों? टाइटेनियम इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और दैट मींस टाइटेनियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और जब कोई भी मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो उस पे ऑक्सीडेटिव एडिशन कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन से क्या होता है आकांक्षा?
ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, पर अगर कोई चीज अपने पहले से ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगी तो वो और इंक्रीज कर नहीं पाएगा, है ना। टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। ओके, 28 हो गया, 29 अभी हमने करना है, ठीक है। ये मेटाथीसिस और इंसर्शंस की रिएक्शंस है। ओके, सो वी आर डन विद असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। बट व्हाट आई फील इज फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वेश्चंस, कि उनको आते हैं, ठीक है। और बीच बीच में से आप सबको ऐसा हो रहा है कि कुछ टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है, ठीक है, वो आप सॉल्व कर पाते हो, कुछ टॉपिक्स वीक है, उसके क्वेश्चंस आपसे हुए नहीं है, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं कॉन्फिडेंट डाउट्स पूछने में, बट बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो डाउट्स पूछ भी नहीं रहे हैं। अगर किसी ने पूछ लिया तो ठीक है, बाकी हमने नहीं पूछना, ठीक है। तो व्हेन फ्राइडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर डाउट्स, आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो कितना टाइम चाहिए और ओएमसी के लिए? उनको पूछ रही हो जिनको नहीं आ रही है, जिनके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे, अब देखो साथ साथ में वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हो? कांक्षा ने देखी वीडियोस, तब वो आई मेरे पास नीचे डाउट्स लेने के लिए, ठीक है। तो शी हैज कवर्ड अप द वीडियोस। और भी स्टूडेंट्स थे जो लेट आए थे, बट उन्होंने कवर की है वीडियोस, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किए हैं, आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कर लो सॉल्व, ठीक है। अभी कुछ दिन और चलेगी ओएमसी हमारे पास, एटलीस्ट ये वाला वीक और अगला वीक, ठीक है। अगले वीक खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बाद में आपको खुशी मिल रही है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि शुक्र है खत्म होगी, पता लग रहा है मुझे, ठीक है। पर द थिंग इज कि अभी अच्छे से कर लो, बाद में रिवीजन क्लासेस तो लगनी ही है। अभी अच्छे से करोगे तो फायदा आपका होगा, ठीक है। तो स्टार्ट वॉचिंग में, ओके। बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको डाउट है कोई? मैम हाँ जी, मैंने ओएमसी की प्रीवियस वीडियोस देखी थी, उसमें से डाउट्स आपको भेजे थे व्हाट्सएप पे। मैं देख लेती हूँ। विशाली आपने भेजे हैं? हाँ जी मैम। ठीक है, पर हम आप और क्या बोल मैम, रहे हो? मैम जो बेंजीन के ऊपर आपने फॉर्मल चार्ज बताया -1, हाँ, मैम अगर हम -1 लेके चलते हैं तो फिर वो 4n+2 रूल फॉलो नहीं करता, तो नहीं -1 ही लेके ऐसे चलें। नहीं करना। मैं बताती हूँ, एक सेकंड। बेंजीन के केस में आपको हैप्टिसिटी पता होनी चाहिए। जैसे बेंजीन को अगर मैं ऐसे अटैच कर रही हूँ, ये आपके पास ऐसे मेटल के साथ अटैच्ड है, इसमें और ये वाली बेंजीन में डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास बेंजीन के पाई बॉन्ड्स जो है वो एज इट इज रहेंगे। ये वाली जो कार्बन है उसने 3 बॉन्ड बना लिए, अब उसका ये वाली जो कार्बन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो इस मेटल के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ से आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा, हैप्टिसिटी 1 आएगी और फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। पर अगर रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये वाले, और ये हम सारे मेटल को दे रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर हैप्टिसिटी 6, फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेंजीन में और उस बेंजीन में फर्क है। एक बेंजीन पे जो ईटा 1 वाला है उस पे फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। उसके बाद बेंजीन कौन सी हैप्टिसिटी शो कर सकता है? 2, 4 एंड 6, ठीक है। 2 कब शो करेगा? जब बेंजीन का सिर्फ 1 पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 जब 2 पाई बॉन्ड, 6 जब तीनों पाई बॉन्ड्स। तो जब पाई बॉन्ड से जाएगा तो फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 आएगा। परम क्लियर हुआ? परम क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो 4n+2 तो आपने यहाँ पे चेक ही नहीं करना जहाँ पे फॉर्मल चार्ज -1 का है, ओके। यहाँ पे 4n+2 रूल चेक नहीं करना कि सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है या एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइजेशन में है ही नहीं है। डीलोकलाइजेशन तो बस यहाँ अंदर हो रही है और वो 6 पाई हमेशा ही रहेगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहे आप इसको मेटल को दे दो चाहे लिगेंड को दे दो, वो डीलोकलाइजेशन में नहीं है, ओके। क्लियर है? पता है ये सारी चीजें आपको? एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसे रिंग होती है, इस यही वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है डीलोकलाइजेशन में, ठीक है। अगर मैं pyridine रिंग बनाती हूँ तो उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है ना, ये वाला, ये थोड़ी ना डीलोकलाइजेशन में जाता है रिंग के साथ। तो सिर्फ ये अंदर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रोटेट करता है, ठीक है, ओके। यस मैम।
इसको याद ऐसे रखो, पता है कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर, अब इसका ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में है। जब भी किसी एटम ने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है, उसका लोन पेयर कभी नहीं जाता कॉन्जुगेशन में, ठीक है। पर जब कोई एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है उसने डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो उसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाते हैं, ओके। पर इसका भी सिर्फ एक जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। ये मैं आपको कल थोड़ा डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। वैसे ही आपको ऑर्गेनिक में मैम करवाएंगे, जीओसी में करवाएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। विशाली आप कुछ और पूछ रहे थे? मैम आपने इसकी आंसर की कहाँ अपलोड की है, फर्स्ट असाइनमेंट की? है आंसर की तो आपके पास साथ में ही है, मैं चेक कर लूंगी विशाली, ठीक है, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी अगर उस पे ऐप पे नहीं है तो। ओके मैम। चलो आई एम एंडिंग द क्लास, ठीक है।